गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कॉर्पोरेट काउंट का पार्ट नंबर 5 जो कि हम शॉर्ट क्वेश्चन करते आ रहे हैं कॉर्पोरेट काउंट के। हमारे एग्ज़ाम जैसे आप सबको पता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, बीकॉम ऑनर्स, ऐसे ही ये हमारे सीए के अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं। और सीए हमारे पास ऑन डिबेंचर का टॉपिक है आज। ऑन डिबेंचर को डिफाइन करना आपको 2 मार्क्स के हिसाब से, हालांकि इसे हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर एंट्री भी शामिल की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ऑन डिबेंचर है क्या। रेफर टू ए कंपनी डिबेंचर्स, ये कंपनी के ही डिबेंचर है दैट इट हैज रीपरचेज्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट बिफोर देयर मैच्योरिटी डेट। कंपनी क्या करती है, जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, कंपनी उन्हें दोबारा से रीपरचेज कर लेती है मार्केट से, ओपन मार्केट में उन्हें मैच्योरिटी डेट से पहले ही परचेज कर लेती है। और इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, सबसे बड़ी बात है दिस प्रैक्टिस अलाउ कंपनी टू रिड्यूस देयर आउटस्टैंडिंग डेट्स। कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग डेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। कहने का मीनिंग उस पर जो ब्याज देना पड़ता है वो ब्याज नहीं देना पड़ता, ठीक है। एंड पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम बाइंग बैक और डिबेंचर एट ए डिस्काउंट, होने में डिस्काउंट पे परचेज भी कर लेते हैं। एक तो जब अपन ने जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड पड़ा है, कंपनी उन्हें ब्याज दे रही है, तो ब्याज देने की जरूरत नहीं रहती। कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर को ऑन डिबेंचर के रूप में परचेज कर लेती है, ब्याज देने की जरूरत नहीं रहेगी और उन्हें डिस्काउंट पे परचेज कर लिया जाता है ओपन मार्केट में। तो ऑन डिबेंचर जो होती है कंपनी एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में रख लेती है और चाहे तो उसे बाद में कैंसिल भी कर सकती है। कंपनी की स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है ये। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये कर सकते हैं, और साथ में अगर आपके पास टाइम है, आपके पास स्पेस है, तो आप एंट्री भी कर सकते हैं 1-2। तो जब आप ऑन डिबेंचर परचेज करते तो एंट्री होती है हमारी ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। जैसे आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं वैसी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। और इस पर क्या होता है, अब ऑन डिबेंचर पे आपको क्या, डिबेंचर वैसे नॉर्मली आप ब्याज आपके लिए खर्चा होता है, लेकिन ऑन डिबेंचर पे ब्याज आपको मिल रहा है, कंपनी खुद अपने आप को। इसमें क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, ये एंट्री आपको करनी होती है। थर्ड एंट्री क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन डिबेंचर को हम इन्वेस्टमेंट के रूप में रख सकते हैं, उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कंपनी उसे कैंसिल करती है तो क्या एंट्री होगी, डिबेंचर डेबिट हो जाएंगे, ऑन डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा, और टू प्रॉफिट, मान लो हमने उस पर प्रॉफिट कमाया है, ठीक है ना, 50,000 के डिबेंचर थे, हमने 49,000 में परचेज कर लिए, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक है। ये आपको ऑन डिबेंचर पे एज वेल एज एप्लीकेबल जैसा होएगा, अगर ज़्यादा देते हो तो आपको लॉस हो जाएगा उस केस में। तो जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होता है वो आपके लिए एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है, उसे आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो। तो ये एंट्री भी आप साथ में कर सकते हो। अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑन डिबेंचर में आप एज इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हो और बाद में उसे कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। इसके संबंध आपको और भी एंट्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा हमारा जो 2 नंबर का नेक्स्ट टॉपिक होता है, कई बार आपसे पूछा जाता है एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्या होता है। इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट है, प्राइस इंक्लूजन, एडिशनल पेमेंट एंड एक्चुअल प्राइस। हमने 3 बेस लिए हैं, प्राइस इंक्लूजन, एडिशनल पेमेंट एंड एक्चुअल प्राइस। एक्स इंटरेस्ट के अंदर जो ब्याज है वो एक्सक्लूड होता है, कोटेड प्राइस होता है, जो प्राइस दे रखा होता है, जो इस प्राइस पे अपने डिवेंचर परचेज किए हैं तो या सेल किए हैं उसमें ब्याज शामिल नहीं है। और कम इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज इंक्लूड है। और एडिशनल पेमेंट की बात आती है, बायर पे एक्रूड इंटरेस्ट सेपरेटली। इसमें क्या करता है, बायर सेपरेटली इंटरेस्ट पे करता है। और कम इंटरेस्ट में एडिशनल इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, जो क्योंकि जो प्राइस है उसी के अंदर ब्याज शामिल है। और अब हमने फाइंड आउट करना एक्चुअल प्राइस क्या है। एक्चुअल प्राइस क्या है, साफ तौर पे जो आपने कोटेड प्राइस होता है वही एक्चुअल प्राइस होता है, क्योंकि ब्याज उसके अंदर शामिल नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, कोटेड प्राइस जो होगा वो एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा होता है, क्योंकि एडिशनल इंटरेस्ट आपको, सिंपल सी बात है, कोटेड प्राइस इज हायर देन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द स्ट्रेटजी, क्योंकि जो कोटेड प्राइस है उसके अंदर ब्याज शामिल है, ठीक है ना। तो ब्याज आप कम कर दोगे तो आपको नेट प्राइस का पता चल जाएगा एक्चुअल प्राइस क्या है। तो ये आप 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, प्राइस इंक्लूजन,
एडिशनल पेमेंट और एक्चुअल प्राइस। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कई बार आपसे पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है। तो वास्तव में ये एक ऐसी कॉस्ट है जब कंपनी बनती है, कंपनी को इस्टेब्लिश करते हो आप इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग या इस्टेब्लिशिंग ए कंपनी बिफोर इट बिगिंस इट्स बिजनेस ऑपरेशन। अपना बिजनेस ऑपरेशन करने से पहले जो भी कंपनी के खर्चे होते हैं, कंपनी के जो भी खर्चे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले होंगे, कंपनी को बनाने में, ठीक है, फॉर्मिंग करने में, एस्टेब्लिश करने में जो खर्चे होते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं। इसमें क्या कुछ आ जाएगा एग्जांपल के रूप में, लीगल फी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस आ जाएगी, प्रिंटिंग कॉस्ट हो जाएगा जो प्रोस्पेक्टस आप बनाते हो, शेयर सर्टिफिकेट की कॉस्ट हो सकती है, अदर इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है इसके। तो ये एग्जाम जो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं ये एक साल में राइट ऑफ नहीं होते, ये कैपिटल नेचर के होते हैं। इन्हें आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, कुछ समय के अंदर ऐसे 2, 5, 6 साल तक इसे राइट ऑफ करते हो, ठीक है। तो इसका भी प्रोविजन होता है कितना आपको राइट ऑफ करना हर साल, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आप पहले तो ये बताओगे ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जो कंपनी को बनाने में, कंपनी की प्रोसेस को, कंपनी जब एस्टेब्लिश होती है बिजनेस ऑपरेशन करने से पहले, उससे पहले जो भी खर्च होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होती हैं। तो इसके ये एग्जांपल हो गए और कैसे इसे राइट ऑफ करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये भी कई बार पूछा जाता है कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। इट रेफर टू पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग। ये कंपनी की वो अर्निंग का एक पार्ट है दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड, जिसे आप डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को बांट सकते हो। कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा, कंपनी की अर्निंग का वो हिस्सा जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए डिविडेंड। दिस प्रॉफिट आर कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस। जितने भी हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, टैक्स है, सारे रिजर्व जो एज पर लॉ है, कंपनी पॉलिसी है, वो लगाने के बाद जो प्रॉफिट रह जाते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू से जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन है, टैक्स है, जो भी रिजर्व है, वो करने के बाद जो प्रॉफिट होते हैं वो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है। द अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितना प्रॉफिट आप बांटना है उसके बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है, ठीक है ना। इसके अंदर लीगल रिस्ट्रिक्शन होती है, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिटरमिन करेगा कि कितना प्रॉफिट आप डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो, लेकिन ये खर्चे सब लेस करने के बाद ही होगा। तो ये आता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शॉर्ट नोट्स में अनक्लेम डिविडेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको आप इग्नोर मत करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अनक्लेम डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड, पहले मैं इसको ये 2 लाइनें मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले इसका मीनिंग क्लियर करता हूँ। अनक्लेम डिविडेंड रेफर टू डिविडेंड अमाउंट दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट हैव नॉट बीन कलेक्टेड और क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। यानी कि क्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड वो है जो कंपनी ने डिविडेंड रूप में तो डिक्लेयर कर दिया है, कंपनी बांट रही है उसे, लेकिन हमें शेयर होल्डर का पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। दैट हैव नॉट बीन कलेक्टेड और क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर। एक टाइम पीरियड के अंदर उसे हम शेयर होल्डर को क्लेम ट्रेस आउट नहीं कर सके कि डिविडेंड दे किसको, क्योंकि शेयर होल्डर का पता ही नहीं चल रहा, उनका एड्रेस होगा, कोई भी वजह होगी, ठीक है। तो इन इंडिया के अंदर कंपनी क्या करती है, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होती है एक स्पेशल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, जो कि 7 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज पीरियड आफ्टर द डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। जो भी डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट होती है उसके 30 दिन के बाद, ठीक है ना, 30 डेज तक वो क्लियर नहीं हो सका कि ट्रेस आउट नहीं कर पाए, तो 7 डेज के अंदर आपको अनक्लेम्ड डिविडेंड के अंदर वो पैसा डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है सेक्शन 124 में कि द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी रूल 2016 द लेटेस्ट रेगुलेशन रिगार्डिंग द अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है, ये कोशिश आपको ये बतानी है। इसके अंदर ये पॉइंट बता सकते हो, इफ द डिविडेंड रिमेन अनक्लेम्ड फॉर 7 ईयर, अगर 7 दिन के अंदर अंदर 7 ईयर तक, सिंपल सी बात है, 7 साल तक वो अनक्लेम्ड डिविडेंड के रूप में पड़ा रहा, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो आपको इन्वेस्टर एजुकेशन फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने द्वारा तैयार किया था उसमें ये पैसा डालना होगा, ये सेक्शन 24। ये पॉइंट आप इसके बाद शो कर सकते हो। तो पहले तो इसका मीनिंग शो करो, उसके बाद आपको ये पहला पॉइंट में बता सकते हो, स्टार में डाल के ये बता सकते हो, फिर आप थर्ड में ये बताना और फोर्थ में ये बताना।
स्टूडेंट एक चीज नोट करना, मैंने आपको ये पहला पॉइंट ये भी यहाँ पर भी लेके आ सकता था, लेकिन इससे आपकी कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ी गई, क्योंकि हमने पहले इसका मीनिंग क्लियर करना है, फिर हमने इंडियन जो रूल है उसको कैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर रखना है, ठीक है ना। फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 7 ईयर बताए हमने, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, 7 ईयर रखने के बाद आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर उसे आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया एक फंड है, जो सेक्शन 24 में बताया गया है। तो ये थे स्टूडेंट हमारा अनक्लेम डिविडेंड। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? is a distribution of profit to shareholder declared and paid by company before its annual financial statement। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करने से पहले अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिक्लेयर भी करती है और पेड भी करती है, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तैयार नहीं हुई, उससे पहले ही आप अपने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो अपने प्रॉफिट में से, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये टाइपली डिक्लेयर, ये डिक्लेयर भी हो चुका है, पेड भी किया गया है। आप सिंपल से कह सकते हो एजीएम की बिटवीन द टू एजीएम के बीच में, जब भी आप दो एजीएम के बीच में जब भी आप डिविडेंड दे रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, पेड कर रहे हो, तो इसे क्या बोलते हैं? आप इंटरिम डिविडेंड बोलते हो। तो डिसीजन टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, आपने इंटरिम डिविडेंड देना है, कंपनी ये डिसाइड करती है कि इंटरिम डिविडेंड देना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है आपको, शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे कि इंटरिम डिविडेंड देना है, और इंटरिम डिविडेंड दो एजीएम के बीच जो डिविडेंड दिया जाता है उसे हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाने से पहले आप जो डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट बांट रहे हो उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्क्रिप डिविडेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। स्क्रिप का मीनिंग होता है, सिंपल सी बात है कि इट्स ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डिविडेंड पेमेंट। ये भी एक डिविडेंड पेमेंट का एक पार्ट है। इसके अंदर स्क्रिप का मीनिंग बेसिकली शेयर है। यहाँ पर शेयर होल्डर क्या लेता है? एडिशनल शेयर दिए जाते हैं कंपनी की स्टॉक में से, उसे अलग से डिविडेंड कैश के रूप में ना देकर उसे शेयर दिए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्क्रिप शेयर, स्क्रिप डिविडेंड, ठीक है ना। और इस केस में क्या होता है? कंपनी को कैश की जरूरत होती है, वो कैश अपने पास रख लेते हैं, और जो भी फिर भी कैश अपने पास रखना भी चाहते हैं, लेकिन शेयर होल्डर को भी रिवार्ड देना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है? शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना स्टॉक बढ़ाने का। कंपनी के पास प्रॉफिट है, ठीक है, डिविडेंड नहीं देना, डिविडेंड कैश नहीं देना चाहती, तो कंपनी उसे स्टॉक के रूप में, शेयर के रूप में शेयर के रूप में से डिविडेंड दिया जाता है। इसे शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ता और कंपनी को भी पैसा नहीं देना पड़ रहा, उसे शेयर दिए जा रहे हैं, तो उसे स्क्रिप डिविडेंड बोलते हैं। स्क्रिप डिविडेंड ऑफर ए स्लाइट डिस्काउंट, और ये आमतौर पे जो मार्केट प्राइस होता है ना शेयर का, उससे कम प्राइस पे ये अपने शेयर होल्डर को इंसेंटिव के रूप में दिए जाते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी क्लियर हो गया होगा स्क्रिप डिविडेंड क्या है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पुटअप किया जाता है। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये क्या होता है? कंपनी वाज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंपनी इन इंडिया फॉर द डिविडेंड दे डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर। इसमें क्या होता था कि कंपनी, जो भी इंडिया की कंपनी है, अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देती थी उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगाया जाता था, ठीक है ना। और इट वाज लेविड एट द रेट ऑफ 15%। इसमें 15% के नॉर्मली रेट होता है, ठीक है ना, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस होता है ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी। आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि 2020 के अंदर, यूनियन बजट 2020 के अंदर जो सीडीटी थी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स था, वो समाप्त कर दिया गया है अप्रैल 1 2020 के अंदर। एंड डिविडेंड नाउ आर टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर के हाथों में, आप सिंपल से कह सकते हो, शेयर होल्डर को उस पर टैक्स देना पड़ता था। पहले कंपनी खुद अपनी जो भी डिविडेंड देती थी उसी में से टैक्स खुद कंपनी देती थी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या है। डोमेस्टिक कंपनी जो भी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती थी उस पर टैक्स लगता था, 15% की नॉर्मल रेट होती है, लेकिन अब क्या है 2020 के अंदर ये समाप्त कर दिया गया है, शेयर होल्डर उसमें से टैक्स देगा, ये आपको बताना है।
तो स्टूडेंट ये थे हमारे शॉर्ट पॉइंट, और आप दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ आज हमने कौन कौन से डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट आपको बताना है कि ओन डिवेंचर, कंपनी अपने ही डिवेंचर को मार्केट से परचेज करती है। इससे कंपनी को दो बेनिफिट होती हैं, एक तो ब्याज नहीं देना पड़ता, ठीक है ना, और वो सस्ते में उसे डिस्काउंट के रूप में परचेज कर सकती है। उसे आप इन्वेस्टमेंट के रूप में भी रख सकते हो और उसे कैंसिल भी कर सकते हो, और उसकी क्या एंट्री है ये आपको बताई गई है। इसके बाद आपसे जो सेकंड क्वेश्चन पुटअप किया गया आपको, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। एक्स का मतलब क्या है, एक्सक्लूड है, कम का मतलब शामिल है, ठीक है ना। तो ये तीन बेस है, प्राइस इनकल्जन, एडिशनल पेमेंट और एक्चुअल प्राइस। फिर आपसे पुटअप किया गया क्वेश्चन, थर्ड जो क्वेश्चन पुटअप किया गया यहाँ पर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है। जब भी कंपनी बनाते हैं, कंपनी को बनाने में जो खर्चे आ रहे हैं, लीगल फीस लगाई, प्रिंटिंग कॉस्ट है प्रोस्पेक्टस की, बिजनेस प्रिपरेशन करने से पहले जो भी खर्चे हैं वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं। इसे आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पीरियड में से आप डिविजन करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। फिर हमारे पास आता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सारे खर्चे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अनक्लेम्ड डिविडेंड आपको मैंने बताया ही है कि उनको हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए, ठीक है ना, तो आप क्या पैसा वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद। और 7 साल के अंदर भी वो कलेक्ट नहीं हो पाए, भी कौन शेयर होल्डर है आपका, तो आप क्या करोगे, उसे इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है। फिर आपको बताया कि इंटरिम डिविडेंड क्या था, कि जो दो एजीएम के बीच जो भी डिविडेंड दिया जाता है वो क्या इंटरिम डिविडेंड होता है, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो इंटरिम डिविडेंड है। और इसको कौन डिक्लेयर कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकती है, शेयर होल्डर को अप्रूवल की इसके लिए जरूरत नहीं होती। और स्क्रिप्ट डिविडेंड बताया कि दैट इज नॉट इन कैश बट इन फॉर्म इन शेयर के रूप में उसे आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो। इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, कंपनी को कैश नहीं देना पड़ रहा, और कंपनी शेयर होल्डर को रिवार्ड भी देना चाहती है, उन्हें शेयर दे देती है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और है कि उसे डिस्काउंट पे दे देती है शेयर को अपने ही, ठीक है ना। तो ये ऑफर कहता है शेयर स्क्रिप्ट डिविडेंड आर ऑफन ऑफर्ड एट ए स्लाइट डिस्काउंट टू द करंट मार्केट प्राइस, ताकि शेयर होल्डर को आप डिस्काउंट पे वो शेयर दे देते हो, स्क्रिप्ट डिविडेंड हो जाता है, सस्ते में मिल के कहने का मीनिंग। फिर आपके पास आता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, आपको ये भी बताया ही है मैंने जस्ट। एक लास्ट टॉपिक आपको और बता दूं, जो कि आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पुटअप हो जाता है। इसके अंदर आपको कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करने पड़ेंगे कि मैनेजर रेम्युनरेशन क्या होता है। मैंने आपको ये टेबल इसलिए है कि बड़े क्वेश्चन में अगर आती है तो 5 नंबर की ये टेबल ही हो जाती है, आप इसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो अकेला, ठीक है ना। सेक्शन 197 के अंदर कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया कि रेम्युनरेशन की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो मैनेजर रेम्युनरेशन की मैक्सिमम लिमिट होती है वो 11% है, स्टेटमेंट के रूप में शो कर सकते हो आप। अगर कंपनी के पास सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो नेट प्रॉफिट का 5% आपको रेम्युनरेशन की लिमिट बनी हुई है। अगर आपके पास कंपनी के पास मैनेजिंग डायरेक्टर मल्टीपल हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं, तो दोनों को कंबाइंड रूप में दे सकते हो 10%, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आपके पास, सिंपल सी बात है। एमडी भी है और होल टाइम डायरेक्टर भी है। और इसके अलावा बताते हैं कि अगर आपके पास एमडी भी हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं, और उसके अलावा और भी डायरेक्टर हैं, तो 1% और दिया जा सकता है, तभी तो ये मैक्सिमम 11 की लिमिट हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपके पास एमडी नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजर नहीं है, लेकिन अदर डायरेक्टर है, तो 3% ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखना कि मैक्सिमम लिमिट तो 11% है, कंपनी के पास मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, तो 5% है। अगर कंपनी के पास दोनों ही हैं, एमडी भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी है, तो कंबाइंड रूप में 10% हो गया, ठीक है। और अगर एमडी भी हैं, डब्ल्यूडी भी आ गया, तो 1% आप अदर डायरेक्टर के लिए रख सकते हैं, टोटल 11% हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो 3% मैक्सिमम हो सकता है। तो ये दिस लिमिट अप्लाई टू पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शेड्यूल 5 के अंदर ये बताया गया है, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये टेबल भी बना सकते हो, क्योंकि टेबल इटसेल्फ स्पीक। तो स्टूडेंट ये आज हमने डिस्कस किया पार्ट नंबर 5 डिस्कस किया कॉर्पोरेट अकाउंट का। तो स्टूडेंट मैक्सिमम बच्चों के पास ये शेयर किए, क्योंकि अभी आपके जो एग्जाम आने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर, उसके अंदर इसमें से मुझे जहाँ तक उम्मीद है कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जो हमने डिस्कस की है, 4 पार्ट हमने पहले भी बनाए हैं, उनको मिला के अगर देखा जाए तो जैसे आपको 11 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को उम्मीद है, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना गलत हो जाता है,
मुझे ये उम्मीद है कि आपको 7 to 8 एटलीस्ट आपको 7-8 क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे। अगर आप 1 घंटा, सवा घंटा इन चारों पांचों वीडियो पे लगा देते हो, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपके 7-8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।